नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। इस साल भारत G20 को होस्ट कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी के डिस्क्वालिफिकेशन के मसले ने अंतरराष्ट्रीय बवाल खड़ा कर दिया है। जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि न्यायिक स्वतंत्रता के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स राहुल गांधी के खिलाफ कार्रवाई में समान रूप से लागू होंगे। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने भी कहा था, हम भारतीय अदालत में मिस्टर गांधी के केस पर नजर रखे हुए हैं। कमाल है भाई, भारत के एक कोर्ट का फैसला है, लेकिन क्या यूरोप और अमेरिका नजर रखेगा? लेकिन फिर सवाल उठता है कि क्या लंदन में राहुल गांधी ने यही नहीं चाहा था? 5 मार्च को राहुल गांधी का बयान था, अमेरिका और यूरोपीय देश जो लोकतंत्र के तथाकथित रखवाले हैं, वो पूरी तरह बेखबर हैं कि लोकतंत्र के एक बड़े हिस्से पर खतरा है। आज राहुल गांधी पर आई जर्मनी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने उन्हें थैंक यू तक बोल दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के उत्पीड़न से भारत में लोकतंत्र को घटाया जा रहा है, इसका नोटिस लेने का शुक्रिया। दिग्विजय को जवाब कानून मंत्री किरण रिजिजू की तरफ से आया। रिजिजू ने क्या कहा, भारत के अंदरूनी मामलों में विदेशी दखल कराने के लिए राहुल गांधी का शुक्रिया। याद रहे, भारतीय न्यायपालिका विदेशी दखल से प्रभावित नहीं की जा सकती। सवाल पब्लिक का आज ये है कि क्या राहुल गांधी की सजा को भारत में लोकतंत्र खत्म होने के दावे की इंटरनेशनल केस स्टडी बनाई जाने लगी है, या फिर अमेरिका यूरोप ने जो कहा वैसी प्रतिक्रिया आनी ही थी? मुद्दा ये भी है कि क्या मोदी विरोधी इकोसिस्टम विदेशी दखल से भारत में पूरे सिस्टम को नीचा दिखा रहा है? यही है आज सवाल पब्लिक का। राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से सजा मिलने के 2 दिनों पहले यानी 21 मार्च को कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल से राहुल के लंदन के बयान की क्लिप डाली थी। ये क्लिप इस सफाई के तौर पर आई थी कि राहुल ने अमेरिका और यूरोप को भारत में दखल देने के लिए नहीं बुलाया, बल्कि राहुल गांधी ने यह कहा था कि लोकतंत्र का मुद्दा देश की समस्या है, इसका समाधान बाहर से नहीं आने वाला। राहुल ने लंदन में कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था। जो वीडियो सफाई में डाला गया वो आरोपों के मुताबिक अमेरिका और यूरोप में से मदद मांगने के बाद वाला वीडियो है। चलिए मान लिया जाए कि राहुल का बाद वाला बयान ही उनका असली बयान है और असली सोच का हिस्सा है, तो फिर क्यों आज जब जर्मनी और अमेरिका से सूरत कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी आई है तो कांग्रेस के कैंप से थैंक यू निकला? सुनिए पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद क्या कह रहे हैं। अब सवाल यह है कि सभी देश जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते हैं और जो आपस में मित्र हैं, जो एक दूसरे का सम्मान करते हैं, अगर उनमें से किसी देश को लगता है कि एक मित्र हमारा बीच में कुछ ऐसा कर रहा है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, तो क्या उसको कुछ कहने का अवसर होना चाहिए? क्या उसको लगता है कि बोलना चाहिए? नहीं, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो हमको बोलना चाहिए। अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो हम तो बोलते हैं ना, तो अगर हम बोलेंगे तो दूसरे भी बोलेंगे। कोर्ट के फैसले के आधार पर हुई राहुल गांधी की अयोग्यता पर विदेशी टिप्पणी को सामान्य बताने वाली ये सोच क्या सामान्य है? ये सोचने वाली बात है। आप दर्शकों को भी अंदाजा होगा कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात दंगों को लेकर भारत की अदालतों के सामने थे, तब मुख्यमंत्री होने के बावजूद उन्हें अमेरिका से वीजा ना मिले, इसकी सफल मुहिम चलाई गई थी। किसी देश के अंदरूनी मामलों में दूसरा देश दखल नहीं देता, यह अंतरराष्ट्रीय संबंधों की एक लक्ष्मण रेखा होती है। क्या मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले और अब प्रधानमंत्री बनने के बाद राहुल के मुद्दे पर यह लक्ष्मण रेखा लांघी गई? सुनिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की प्रतिक्रिया इस पर क्या है। भारत के लोकतंत्र में किसी और को इंटरफेयर करने का परमिशन है क्या? किसी की टिप्पणी को
मुझे लगता है कि उस टिप्पणी को करने के पीछे उद्देश्य मैं इतना मानता हूं कि शायद उनको भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था की, संविधान की, न्याय प्रक्रिया की जानकारी नहीं है। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल। पब्लिक का सवाल नंबर 1, क्या राहुल गांधी पर आए कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस को विदेशी दखल मंजूर है? क्या राहुल के मुद्दे पर देश विदेश के हंगामे से भारतीय अदालतों में विश्वास घटेगा? सवाल नंबर 3, ऐसे समय में जब भारत G20 होस्ट कर रहा है, तब भारत के लोकतंत्र पर हो रही राजनीति क्या खतरनाक नहीं है? यही है आज सवाल पब्लिक का, और इन सवालों के जवाब हम लेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाजिया इल्मी जी, सुशांत सरीन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स मामलों में एक्सपर्ट हैं, कीर्ति झा आजाद तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। लेकिन मेरा पहला सवाल जाता है तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी को बहुत सपोर्ट करते हैं। और तहसीन पूनावाला जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, क्या दिग्विजय सिंह जी का आज ट्वीट थैंक यू बोलता हुआ ये नहीं दिखाता कि जो चाहती थी कांग्रेस अब वो हो रहा है, इसलिए थैंक यू, आपका बहुत बहुत आभार, ऐसा कहा जा रहा है? सीधा सवाल है कांग्रेस पार्टी से, क्या आप आज खुश हैं? नहीं महाविका जी, मैं व्यक्तिगत तौर से बिल्कुल खुश नहीं हूं। मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी भी इस चीज से खुश है। एक दूसरी चीज, ये इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि एक ग्लोबलाइज दुनिया में, एक डिजिटल दुनिया में, एक दुनिया विदाउट बॉर्डर्स के अंदर हर मुल्क एक दूसरे को देखता है। तो कुछ मुल्क हमें देखेंगे, हम बाकी दुनिया को देखते हैं, ये मुल्क की प्रक्रिया है। लेकिन कोई भी मुल्क हमारे मुल्क में इंटरफेयर करे, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस तरह की टिप्पणी से कांग्रेस के नेताओं को बचना चाहिए, ये मेरा मानना है। और कांग्रेस को इस पर सोच विचार करना चाहिए कि जो नेशनलिस्ट पोजीशन इस संगठन का था वो क्यों खो रहा है पब्लिक परसेप्शन के अंदर। ये कांग्रेस को इस पर सोच विचार करना चाहिए। राहुल जी ने हमेशा कहा है कि विदेशी मुल्क कभी भी भारत में इंटरफेयर नहीं करेंगे। उनके परिवार ने इस मुल्क के लिए सैक्रिफाइस किया है, शहादत दी है, और राहुल गांधी जी का ये नुकसान होता है इस तरह के बयानों से, तो इससे बचना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। शाजिया इल्मी जी, राहुल गांधी जी का नुकसान होता है, दिग्विजय सिंह कहते हैं तो कांग्रेस को बचना चाहिए, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आती। रोज बड़े उपदेश बीजेपी को दिए जाते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह जी अगर लक्ष्मण रेखा लांगे तो उन्हें कोई कुछ नहीं कहता कांग्रेस में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या ये जस्टिफिकेशन, क्या ये तर्क आपके गले उतर रहा है? नहीं उतर रहा, कैसे उतरेगा? अगर आप देश से प्यार करते, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगी ये हर एक भारतीय का ये बहुत बड़ा अपमान है। अगर देश के लिए, देश की संप्रभुता के पर प्रहार होता है, या हमारी सॉवरेनिटी या हमारी आजादी पर कोई और देश बाकायदा टिप्पणी करता है, चाहे वो हमारे लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो या हमारी न्यायिक प्रणाली हो, मुझे लगता है ये अपने आप में हम सबके लिए बहुत शर्म की बात है। कांग्रेस के लिए है, जाहिर सी बात है, हमारे पर सबसे उससे बढ़कर हमारे देश के लिए ये एक बहुत बड़ा अपमान है। और मुझे लगता है इसको बढ़ावा देना, इसके लिए बाकायदा शुक्रिया कहना, इसके लिए बाकायदा आभार प्रकट करना, और यहाँ पे जर्मन मिनिस्ट्री की तरफ से, अमेरिका के वक्ता की तरफ से बयान आ रहा है कि हम क्यों नजर रखेंगे, वो भारत में क्या हो रहा है, क्या हम नजर रख रहे हैं उनके इंटरनल मैटर्स पर? क्या हम इक्वल्स नहीं हैं? क्या कांग्रेस पार्टी भारत को कम आंकती है किसी और देश से, या हम किसी और से कम हैं? किसी भी तरह से सॉवरेनिटी के तौर पर हम किसी से कम हैं? हम एक आजाद मुल्क हैं। ये किस तरह की गुलामी की सोच है कि राहुल गांधी गुहार लगाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती है कानून के पास जाने की, कोर्ट के पास जाने की, हर जगह विरोध प्रदर्शन करते हैं। मुद्दा उठाया आपने शाजिया इल्मी जी, और मेरा सवाल कीर्ति झा आजाद साहब से यही है, अगर किसी बात से कोई दिक्कत है राहुल गांधी को, तो इसका सल्यूशन कोर्ट में मिलेगा या अमेरिका या जर्मनी से मिलेगा ये सल्यूशन? सवाल ये है कि आज 9 दिन हो चुके हैं, राहुल गांधी कोर्ट तो नहीं गए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी थैंक यू बोल रहे हैं जर्मनी को, क्योंकि उन्होंने नजर बनाई हुई है। क्या ये देश का अपमान है, या आप समझते हैं कि आज जिस तरह से यहां राजनीति चल रही है, इसमें
ये भी जायज ठहराया जाएगा? नहीं, मैं कतई इसके साथ सहमत नहीं हूं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जर्मन एम्बेसी से भी पूछना चाहिए कि भाई आप हमारे अपने आंतरिक मामले में भारत के आप क्यों अपनी टांगें अड़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, देखिए, आप समझ रहे हैं, समझिए, लेकिन हमारे आंतरिक मामलों के अंदर आप टांग अड़ाने के प्रयास नहीं कीजिए। ये गलती एक बार हमारे प्रधानमंत्री ने भी की थी, जब अमेरिका गए थे तो बोला था अब की बार ट्रंप सरकार, और ट्रंप की सरकार हार गई। तो मैं इस तरीके से पूर्णतः सहमत हूं आप जिस डिबेट पर आज बात को रख रही हैं कि कहीं भी किसी की स्वायत्ता, किसी भी देश की स्वायत्ता, उसकी अपना संविधान है, उसके अपने कानून हैं, उसके अपने दायरे हैं और उसके अंतर्गत वो काम करती है, और किसी दूसरे को दखल देने का किसी प्रकार से भी कहीं भी कोई अधिकार नहीं है। तो जहां तक ये बात है, ये मैं मान गया। दूसरी बात ये दिग्विजय सिंह जी का सॉरी कहना नहीं कहना, मैं तो इन बातों को देखता भी नहीं, सुनता भी नहीं, समझता भी नहीं, क्योंकि हर रोज कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उनकी आती रहती हैं, तो मैं एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता हूं, मैं उसकी अहमियत रखता ही नहीं। आपने कहा प्रधानमंत्री जी ने भी ऐसी गलती की थी, लेकिन मैं आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुना दूं, शायद कॉन्टेक्स्ट सबके समझ में आ जाए, क्योंकि आपने खास मेंशन किया। ये क्लिप मैं सारे दर्शकों को दिखाना चाहती हूं। We in India have connected well with President Trump. The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार, rang loud and clear. बहुत क्लियरली अनुराग भदौरिया जी, बार बार जो नरेंद्र मोदी जी की बात को घुमाया जाता है, उन्होंने कहा द वर्ड्स ऑफ कैंडिडेट ट्रंप वर अब की बार ट्रंप सरकार। अब इसको तोड़ने मरोड़ने में, और आज जो हम देख रहे हैं जर्मनी, अमेरिका से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जो बयान दिए थे, आज जो दिग्विजय सिंह जी थैंक यू कह रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम में क्या भारत की इज्जत बाहर के देशों में बढ़ी है या घटी है? नंबर 1। और नंबर 2, ऐसे वक्त में जब G20 भारत प्रेसिडेंसी कर रहा है, उस वक्त इस तरह के जो घटनाक्रम हुए हैं, अनफॉर्चुनेट हैं, क्या ये देश के लिए कहीं ना कहीं एक कदम पीछे जाने वाली बात नहीं है? देखिए, मैं सम्मानित कीर्ति आज़ाद जी की बातों से पूरी तरह सहमत हूं। उन्होंने बोला कि भाई हमारा देश का आंतरिक मामला है, इसमें कोई इंटरफेयर करे ये हम लोग को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन दूसरी बात उन्होंने ये भी बहुत अच्छी बोली, मैं भी कह रहा हूँ कि हमारी फिर सरकार क्या कर रही है, उसने एम्बेसी से, जर्मन एम्बेसी के एम्बेसडर से बात की, या अमेरिका ने कुछ कहा तो क्या अमेरिकन एम्बेसी से बात की कि भाई आप मेरे मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं? करना चाहिए ना सरकार को। हम डिबेट करने की बजाय ये जिम्मेदारी सरकार की ज़्यादा हो जाती है, और सरकार को पूछना चाहिए, देश की सरकार को, कि आप लोग हमारे मामले में क्यों इंटरफेयर कर रहे हो। ये भी देश की जनता को पता चलना चाहिए। और इस बात का भी आगे ध्यान रखा जाए कि जब विदेश की एजेंसियां रेटिंग बढ़ा देती हैं, तो फिर बीजेपी को जब रेटिंग बड़ी मिलती है तो हल्ला भी ना काटा करे कि हमें बड़ी रेटिंग मिल गई, बड़ी रेटिंग मिलेगी, क्योंकि विदेश की एजेंसी है, हमें उन पर यकीन नहीं होना चाहिए। हमें यकीन होगा तो देश की जनता पे होगा, देश की एजेंसीज पे होगा। जब यही है तो ऐसा होना चाहिए, और बिल्कुल सही है ये। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सरकार भी इसमें कम से कम 2 कदम आगे बढ़ के जो एम्बेसीज है उनसे पूछे कि भाई ये मेरा मामला है, ये मेरा लोकतंत्र है, मेरे लोग हैं, मेरे अपने लोग हैं, हम आपस में कुछ भी करेंगे, क्योंकि हमारे आपस में मतभेद होंगे, क्यों नहीं होंगे? क्योंकि विपक्ष को जिस तरह से अब आंतरिक मामला बात की जाए तो जाहिर सी बात है विपक्ष को दबाया तो जा ही रहा है। ये तो हम बार बार कह रहे हैं, विपक्ष के ऊपर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है। बहुत दबे हुए हैं, इतने सालों से दबे हुए हैं। और सुशांत सरीन जी, मेरा आपसे ये सवाल है, क्या हर चीज का कॉन्टेक्स्ट बदला जाता है? सवाल पहला ये है, कहा गया कि प्रधानमंत्री ने गलती की क्योंकि उन्होंने कहा अब की बार ट्रंप सरकार, मैंने आपको बयान सुना दिया, उन्होंने कहा कैंडिडेट ट्रंप का कहना है। अब कॉन्टेक्स्ट बदल देने से बात कितनी बदल जाती है। ये कह रहे हैं बाहर के देश अगर रेटिंग दे तो उस पर खुश नहीं होना चाहिए। अरे वर्ल्ड लीडर्स की रेटिंग हो तो उसमें अगर वर्ल्ड में भारत भी एक बड़े हिस्से का पार्टनर है तो उनकी रेटिंग बढ़े तो उसकी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बाकी लीडर्स की बात होनी चाहिए, भारत की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सुशांत सरीन जी इस बात का है कि क्या पिछले 8-9 सालों में विपक्ष ने हर बात पर
शेर आया शेर आया शेर आया, इस तरह का नहीं कर दिया है। चाहे CAA हो, फार्मर प्रोटेस्ट हो, अब राहुल गांधी पर जो कोर्ट से आदेश आए हैं उसके ऊपर हर बार एक ही बात कही जाती है कि इस देश में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है। और अब ये बड़े साफ सुथरे होकर कह रहे हम तो ऐसा नहीं चाहते थे। क्या कथनी कुछ और करनी कुछ और है विपक्ष की? नाविका, राजनीति में कथनी और करनी में फर्क तो होता है, मेरे ख्याल हम सारे ये तो जानते हैं। और अगर विपक्ष ये एक अपना प्रोपेगेंडा बनाता है या अपना एक कैंपेन बनाता है कि भाई हमारे खिलाफ कोई बहुत ज्यादा दमन हो रहा है या हमारे को कुचला जा रहा है, तो ये ठीक है। जहां तक जब तक वो आंतरिक राजनीति में बात हो तो लोगों को उसकी सच्चाई भी पता होती है। कुछ लोग उससे प्रभावित होंगे, बाकी लोग नहीं होंगे। उसमें कोई मेरे को इतनी बड़ी आपत्ति नहीं नजर आती, क्योंकि विपक्ष वाले कुछ बोलेंगे, सरकार वाले कुछ आगे उसका जवाब दे देंगे। प्रॉब्लम होती है कि जब विपक्ष के कुछ लोग विदेशों से ये हस्तक्षेप की चाह रखते हैं कि आप आके हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी करें और सरकार के ऊपर एक प्रेशर बनाएं, आप उसमें इंटरफेयर करें, आप सरकार के खिलाफ एक मुहिम चलाएं और भारत को एक कटघरे में खड़ा करें, मेरे को उससे आपत्ति है। और जो दिग्विजय सिंह ने ये आज बोला, मेरे ख्याल उस पर बहुत हर एक राष्ट्रवादी हिंदुस्तानी को उस पर बड़ी आपत्ति होगी। आप उसको इग्नोर कर दें, ना करें, लेकिन सिर्फ वही नहीं कर रहे, और भी इस इकोसिस्टम के लोग विदेशों में जाकर ये एक प्रचार कर रहे हैं और जानबूझ करके भारत का नाम जो है मिट्टी में घसीट रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात नाविका, देखिए आज जो सवाल हुआ उससे पहले अमेरिका में भी जो हुआ, ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दिया गया। अब जवाब ये भी दिया जा सकता है कि हाँ वहां पर एक केस चल रहा है, उस केस को हम देख रहे हैं, लेकिन ये भारत का आंतरिक मामला है, उनकी न्याय प्रणाली है, वो केस जैसे डिसाइड करेगी वो वैसे डिसाइड करेगी, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। एक चीज तो ये होती है। दूसरी ये होती है कि अगर किसी देश में कोई नरसंहार हो रहा हो या कोई बहुत बड़ी कोई चीज इस तरीके की हो गई हो जो सारी दुनिया की जो मॉरल कंपस है उसको हिला के रख देती है, फिर तो बात समझ में आती है। अब अगर यही चीज 2014 से पहले जो अमित शाह और मोदी हैं, अगर ये मुहिम चलाते विदेशों में कि भाई हमारे को आप कोर्ट्स में लेकर के जा रहे हैं, हमारे को आप जेलों में डाल रहे हैं, हमारे खिलाफ आप फर्जी केस चला रहे हैं, तो वो क्या मान्य होती बात? बिल्कुल। और यही बात तहसीन पूनावाला जी मैं आपसे पूछूंगी। ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि SIT ने तब के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछे थे। नरेंद्र मोदी गए थे, सवालों के जवाब भी दिए, पूरे 9 घंटे बैठे वो SIT के सामने। उधर अमित शाह जी गृह मंत्री थे गुजरात के, उनके ऊपर भी केस चलाए गए, उनको भी गुजरात से बाहर कर दिया गया। तब तो कोई नहीं गया था ये कहता हुआ कि हाय बचाओ लोकतंत्र खतरे में है। और बहुत सी बयान ऐसे भी आए हैं कि ये जबरदस्ती के केस थे या नहीं थे, ये अंदरूनी राजनीतिक मामले थे। किसी ने बाहर के देशों में इस बात की इतनी बड़ी बतंगड़ नहीं बनाया था। सवाल आज यही है कि क्या हम भारतीय होते हुए अपने ही देश का नाम रोशन करने की जगह धूमिल कर रहे हैं? तहसीन पूनावाला, आज दिल पर हाथ रखकर इसका जवाब देना पड़ेगा। जी, इसके दो पहलू है, लेकिन सबसे पहले आपने जो माननीय प्रधानमंत्री के बारे में कहा कि SIT इन्वेस्टिगेशन हुई, ऑन द साइड नोट उसी SIT चीफ को स्पेशल एनवॉय बनाया जिन्होंने उनको क्लीन चिट दिया। तो ये तो बताता है कि SIT चीफ उनको आपने बनाया था, किसने बनाया था? नरेंद्र मोदी ने बनाया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट पर आपकी आस्था है या नहीं? कोर्ट पर बिल्कुल है। नहीं तो है, तो फिर इस तरह की टिप्पणी क्यों नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा। उनको बनाया चीफ, उनको बनाया स्पेशल एनवॉय। 2014 के पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। अपॉइंट भी सुप्रीम कोर्ट ने किया और 2000 से पहले क्लीन चिट भी मिल गई, लेकिन उसकी राजनीति करने से आप आज तक बाज नहीं आएंगे। और राजनीति में करूंगा पूनावाला जी, मैं उत्तर दे दूं, राजनीति में करूंगा क्योंकि ये लोकतंत्र, इस मुल्क का संविधान मुझे ये अधिकार देता है।
लेकिन मैं इस बात से, सुशांत जी की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि विदेशी मुल्कों को इंटरफियर नहीं करना चाहिए। तो जो अनुराग भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा, आप जर्मन एनवॉय को बुलाइए, उनसे सवाल पूछिए। लेकिन जहां तक सवाल है, एक चीज जो हम कंफ्यूज हो रहे, शायद शाजिया उसमें थोड़ा कंफ्यूज हुई। देखिए, हम भी, भारत भी दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है उस पर नजर रखता है। जैसे अमेरिका में मास शूटिंग हो रहा है, भारत भी उसमें नजर रखता है, तो उसमें टिप्पणी नहीं करता, नजर रखता, और ये रखना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है एज अ कंट्री। लेकिन इंटरफियरेंस एज एन इंडियन मुझे बिल्कुल मास शूटिंग की तुलना आप राहुल गांधी के कोर्ट के वर्डिक्ट से कर रहे हैं, तो तहसीन पूनावाला जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तथ्य तोड़ने, मरोड़ने और उनको कॉन्टेक्स्ट से बाहर लेने की एक फैक्ट्री खुली हुई है इस वक्त भारतीय राजनीति में। शाजिया इल्मी जी, जो तहसीन पूनावाला जी कंपैरिजन कर रही है, कंपैरिजन सही है? बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, इत्तेफाक नहीं रखती। मैं बताऊं क्यों। नाविका जी, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। जी बोले। देखिए, सबसे पहले पूरा जो फ्रीडम कॉन्वॉय जो मूवमेंट था कनाडा में, भारत में किसी ने उस पर कोई भी हस्तक्षेप किया? अभी अमेरिका में देखिए, बॉर्डर को लेकर, मेक्सिको को लेकर क्या बातचीत हो रही है, क्या हो रहा है, हमने कोई भी कमेंट किया? कल महबूबा मुफ्ती ने क्या कहा है, इजराइल और फ्रांस की बात की है कि हमें जो है कांग्रेस की मदद करनी चाहिए। और आप बताइए, इजराइल का कॉन्टेक्स्ट और फ्रांस का कॉन्टेक्स्ट पेंशन को लेकर है, और बेंजामिन नेतन्याहू ने जो वहां पे जुडिशियल रिफॉर्म्स की बात की है उसको लेकर है। उसमें महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं, उसको उस कॉन्टेक्स्ट को ला रही हैं। इससे पहले चाहे वो सलमान खुर्शीद हो या फिर मणिशंकर अय्यर हो, बाकायदा पाकिस्तान जाते हैं और कहते हैं कि किसी तरह से आपकी मदद चाहिए, नरेंद्र मोदी जी से हमें निजात चाहिए। और उसके बीच में आप जानती हैं पूरा टूल किट गैंग, चाहे इसमें ग्रेटा थनबर्ग हो या रिहाना हो, या पूरी एक साजिश। सीए के दौरान हमने देखा किस तरह से हुआ, जिसमें जब सब जानते थे कि इसमें एक भी भारतीय मुसलमान का इस कानून से कोई लेना देना नहीं है। तो मुझे लगता है जानबूझ के कांग्रेस पहली बार ये नहीं कर रहा है, या और ये गुस्ताखी नहीं है, मुझे लगता है ये देश का अपमान है। और ना ही सिर्फ ये प्रधानमंत्री का अपमान है, ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का, हर एक भारतीय का, हर एक हिंदुस्तानी का अपमान है। क्यों जर्मनी वॉच करेगा हमारे जुडिशियल स्टैंडर्ड्स को? क्यों हमारे लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस पर वो को वॉच में रखेगा? किस लोकस से रखेगा? किस लोकस से रखेगा बताइए? कहीं ना कहीं कलोनियल नेशन है, इन मुद्दों को देश के बाहर उछालने का श्रेय कम से कम अनुराग भदौरिया जी, विपक्ष के नेताओं को जाता है कि नहीं? क्योंकि राजनीति इस देश में आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, आपकी बोनाफाइड पॉलिटिकल पार्टी है, आप पॉलिटिकल मुद्दे उठाएंगे, जो सही है, जो गलत है उसको गलत बताएंगे। आप भी लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं इस देश में। कोई इस पे सवालिया निशान नहीं है कि विपक्ष क्यों नहीं मुद्दे उठाएगा। जरूर उठाएंगे। लेकिन आज मैं एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपसे एक सवाल पूछ रही हूं, क्या देश में हमें इतनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी कि हम विपक्ष में हैं तो हम कुछ भी बोलेंगे, चाहे इससे देश की ही अवमानना क्यों ना हो? और राहुल गांधी के मसले पर, राहुल गांधी इससे उच्चतम न्यायालय जाएं, हाई कोर्ट जाएं, सेशंस कोर्ट जाएं, वो कर नहीं रहे, और वो कर नहीं रहे, यहां से थैंक यू बोल रहे हैं जर्मनी को। सवाल इस बात का है, देखिए, इस देश के अंदर में ना कोई व्यक्ति देश से बड़ा है, ना कोई पार्टी देश से बड़ी है, सबसे बड़ा राष्ट्र है। तो हमें राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी लोकतंत्र का सम्मान करना चाहिए। ये कहती हैं आप, अच्छा लग रहा है सुनने में, कि लोकतंत्र में विपक्ष को भी उतना ही अधिकार है जितना सत्ता पक्ष को है। जिस जनता ने सत्ता पक्ष को चुना है, उसी जनता ने विपक्ष को भी चुना है। और लोकतंत्र में सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि विपक्ष से राय ले, विपक्ष की बातों का सम्मान करे, विपक्ष जो कह रही है उसको सुने। लेकिन कहां सुनती है? अगर विपक्ष की बात सुनी गई होती तो किसान 1 साल धरने पर नहीं बैठा होता। जब बिल बना रहे थे तब विपक्ष हल्ला मचा रहा था ना, तब विपक्ष की बात मान लेते। हमारे किसान भाइयों की जान तो नहीं जाती ना? क्या वो जान वापस आ जाएगी? क्या एक बेटे को उसका बाप मिल जाएगा? क्या एक पत्नी को उसका पति मिल जाएगा जो चला गया? हम आप तो डिबेट करके चले जाएंगे। जिन किसानों की मौतें हुई है, उनका परिवार उजड़ गया, किसकी नाकामी की वजह से? सरकार के गलत फैसले की वजह से। प्रधानमंत्री ने वापस लिया, मैंने पॉलिसी। आप में से कितने लोगों का इतना बड़ा दिल है कि आपने कहा देर आए दुरुस्त आए? जानकारी के चलते उनको अपने बैठे रहे, उनको क्या नहीं बोला गया
अनुराग जी। किसानों को। उसके बाद मैं कहता हूं अब चूंकि आपने वही काम किया, वापस लिया, तो क्या वो जाने वापस आ जाएंगी? मेरा सवाल सीधा जिम्मेदारी है। तो जो लोग शादिया किसी की जान वैल्यू नहीं है। जब जर्मनी पर कोई सवाल का जवाब नहीं दे सकता तो वो किसान लॉज का उठाता है। बावजूद इसके कि किसान जो पूरा बिल था वो ना लागू हुआ था और उसको लेकर बाकायदा 12 से 30 बार बातचीत के लिए न्योता दिया गया था। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा बताइए आप? अच्छा फिर क्या किया? न्योता देके क्या किया? वो तो बेचारे बैठे ही रहे क्योंकि बारिश में भी आप ही उन्हें उकसाते रहे। गर्मी में अच्छा मेरे हम उसको उकसाते रहे। अरे कमाल है, वापस आपने क्या? बहुत खूब। लेकिन सुशांत सरीन जी इस मुद्दे पर जब कोई सवाल का जवाब देने नहीं बन रहा विपक्ष से, तो अब मुद्दा फिर वही रिकॉर्ड, फिर वही किसान समस्या, फिर वही CAA, फिर वही महंगाई। फिर इस मुद्दे पर नहीं बोलेंगे कि क्या देश का सर आज नीचे हुआ है या नहीं? इस बात पर कोई स्पष्टीकरण नहीं है अनुराग भदौरिया जी का। सरकार की जिम्मेदारी है। नाविका, मैं तो नहीं मानता कि देश का सर नीचे हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि एक तरीके का हस्तक्षेप बाहर की दुनिया के लिए हम लोग दरवाजा खोल रहे हैं। हम अपना इतिहास ही देख लें कि जब हमारे यहाँ पर लोगों ने विदेशियों से सांठगांठ की है तो फिर इस देश की क्या दुर्गति हुई है। और वही चीज अगर हम दोबारा से कर रहे हैं दिग्विजय सिंह जी की मार्फत, तो मेरे ख्याल इसमें मुझे तो बहुत आपत्ति है। तो मेरे ख्याल उससे हमारे को पीछे हटना चाहिए, उसको हमारे को अवॉइड करना चाहिए। बाकी अगर किसी ने कोई बयान दे दिया उससे देश की तो कोई गणिमा कम नहीं होती। लेकिन मेरे ख्याल दो चीजें नाविका मैं जरूर कहूंगा। देखिए, हम अमेरिका की बात कर लेते हैं क्योंकि दुनिया का चौधरी तो वो है आजकल। अमेरिका में केस चल रहा है और कई वर्षों से चल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। क्या भारत की सरकार को यह बोलना चाहिए कि हाँ, हम इस केस के ऊपर हम मॉनिटर कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या कानून प्रणाली की स्थिति जो है अमेरिका में वो ठीक है कि नहीं, इनके खिलाफ जस्टिस हो रहा है या नहीं, या इनके खिलाफ आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं? क्या हमारे को ये स्पीच करनी चाहिए? या जर्मनी में अगर कोई केस हो रहा है किसी के खिलाफ, हमको उस पर हस्तक्षेप करना चाहिए? ब्रिटेन में, फ्रांस में इतना बलवा हो रहा है पिछले एक हफ्ते से, क्या हमारे को वहां पर कोई टिप्पणी देनी चाहिए? अगर हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से कोई ये सवाल पूछेगा तो वो यही बोलेगा कि भाई हाँ, वहां पर हो रहा है, हम देख रहे हैं, लेकिन ये उनका आंतरिक मामला है, वो जैसे सुलझाएंगे, ये इनका इशू है, हमारा इशू नहीं है ये। पहली बात। दूसरी चीज, जिस तरीके का बयान लेकिन अमेरिका से या जर्मनी से या बाकी देशों से आता है, उसमें एक नस्ली रंग भेद की जो एक सुपीरियोरिटी की जो रेसिज्म का जो एक फैक्टर है वो बिल्कुल उभर करके आ रहा है कि ये काले कलूटे, ये जो हिंदुस्तानी हैं, इनको न्याय का भी नहीं पता, इनको अपना देश नहीं चलाना आता, और हम बताएंगे इनको कि न्याय बिल्कुल आपके शब्दों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, लेकिन जो आप भाव प्रकट कर रहे हैं वो कम से कम शायद सबको इस देश में समझ आ रहा है। कीर्ति आजाद साहब हाथ उठा रहे थे। कीर्ति आजाद साहब, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, कम से कम 3 दशक हो गए मुझे देश की पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट कवर करते हुए। 2 चीजें होती हैं, या तो इस देश में सबसे पहले सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता है, सेक्युलर कोई है कि नहीं उसका ब्लड टेस्ट होना चाहिए, और दूसरी बात है कि लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। आज हावड़ा जल रहा है, रामनवमी के दिन वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं और उस पर कहा क्या जा रहा है, यह कहा जा रहा है कि रामनवमी का कोई भी जुलूस जो है मुसलमान इलाके से नहीं जाए। अब इस पर कोई टिप्पणी कर दे तो सबको लगेगा कि अरे भाई ये कैसे कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, सवाल नहीं पूछ सकता कोई। और तस्वीरें हावड़ा की जो है दिल को रौंदने वाली तस्वीरें हैं। अब इस पर कोई सवाल करे तो आप कहेंगे अरे बीजेपी का अपना रिकॉर्ड देख लो, फलाने का देख लो। मैं ये पूछना चाहती हूं कि इस देश में अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो क्या वो सबके लिए एक समान का दुख नहीं क्रिएट करती, या हर किसी के मापदंड अलग अलग हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया। हम बात जर्मनी और अमेरिका की कर रहे थे, लेकिन आपने यह बात लेकर के आ गई, बहुत अच्छा किया। भाजपा और कुछ उनके समर्थक लोगों की सांसें, रोटी, पानी
वो हिंदू मुसलमान है। क्योंकि अभी आप फिर कहिएगा कि ये वापस आ गए बेरोजगारी पे, वापस आ गए महंगाई पे, वापस आ गए किसान आंदोलन पे, उस पर बातें नहीं होंगी। बातें लोग इसमें आग जलाएंगे और देंगे, क्योंकि चाहे वह गुजरात में दंगा हो आज के दिन, वह बंगाल में हो, कहीं भी हो, वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले कि ये दंगे हों, उसको प्रेस में उठाया जाए, आग भड़के, हिंदू मुसलमान हो और हम जीतें। क्योंकि हमारे पास किसान के लिए एमएसपी कमेटी बनाने के बाद तैयार हम नहीं कर पाए, हम महंगाई को नहीं ठीक कर पाए, हमने बेरोजगारी नहीं दूर कर पाए, इसलिए प्रयास यही रहता है। और आपने देखा उस जुलूस में, मैं देख रहा था आपके चैनल पर, कि किस प्रकार से रामनवमी के अंदर तलवारें लेकर, बंदूकें लेकर, फरसे लेकर, डंडे लेकर के लोग घूम रहे थे। क्या यह उचित है? और यदि लेके भी चले तो क्या वो शांतिपूर्ण नहीं होना चाहिए? क्या भगवान राम ने सबको कहा है कि तलवारें उठाओ और जो हिंदू नहीं है उनको जाके काट दो? क्या ये हमारी संस्कृति कहती है क्या? कभी भी नहीं कहती, और मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा, मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा कीर्ति झा आजाद साहब। लेकिन मुद्दा यही है कि अगर उंगली उठाने लगो तो कोई भी किसी पर भी उंगली उठा सकता है। बीजेपी आप पर उठा सकती है, आप बीजेपी पर उठा सकते हैं, ये रोज का मसला हो सकता है। लेकिन अगर प्रोप्राइटी की बात हो तो मैं आपको ममता जी का एक बयान सुनवाना चाहती हूं जो उन्होंने कल दिया। क्या इस तरह का बयान देना चाहिए था? फिर इस पे भी तो सवाल और इस पे भी डिबेट होना चाहिए। सुनिए पहले ममता जी का ये बयान। রামনবমীর দিন যা অস্ত্র পাবো নিয়ে বেরোবো, দেখবো কে কি করতে পারে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রেখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার নেই। ये पहले से ही उन्होंने कह दिया कि आप निकालिए जुलूस, लेकिन एक भी मुस्लिम एरिया में अगर कुछ हुआ तो मैं आपको देख लूंगी। तो ये किसकी तरफ उंगली उठ रही थी? तो मैं ये कह रही हूं कि अगर तलवार उठे या आग लगे, जलेगा जो भी वो होगा तो हिंदुस्तानी। चाहती हैं कि वहां मुस्लिम एरिया में हो, भड़के और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। उन्होंने क्या गलत बोला? हिंसा किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। नहीं, उन्होंने हिंसा किसी के लिए भी अच्छी नहीं है। बोला ये बताइए ना, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने तो हिंसा रोकने की बात की है कि आपने ऐसी बातें पूछी है तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब बंगाली बोला, चूंकि मैं बंगाली समझता हूं। उन्होंने बोला केউ যদি এই সব দঙ্গা করতে চায় আমি তাকে ছাড়ব না, আইনে কাজ হবে। কেউ যদি মুসলিম বস্তি में, उन्होंने কি বলা? আইনের মধ্যে কাজ হবে, আইনের মধ্যে। तो आयन मतलब क्या हुआ? कानून के हिसाब से काम होगा। क्या गलत बोला उन्होंने? वो चाहती है कि वहां दंगा नहीं हो। चलिए आप नहीं मानना चाहते, आपने नहीं मानना, ना मानिए। और कीर्ति झा आजाद साहब, आपने कहा डिबेट G20 और जर्मनी के मुद्दे पर थी, लेकिन खबरें अभी आ रही हैं हावड़ा से, खबरें अभी आ रही हैं। हम न्यूज चैनल है इसलिए मैंने दिखाया। मैं वापस जाती हूं जो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है G20 के दौरान। मैं इसका जवाब दूंगा। चलिए जवाब दीजिए। जवाब दूंगा। नहीं, आपने प्रश्न पूछा, इससे गलत मैसेज जाएगा, गलत मैसेज जाएगा। जवाब दीजिए। हाँ, आपने कहा 3 दशकों से आप पत्रकारिता कर रही हैं। 3 दशकों से ज्यादा से मैं चुनाव जीत रहा हूं। फ्रांस को आप छोड़िए, पाकिस्तान में। मेरी बात ये देखिए, तो गलत बात है, आप रोकेंगे नहीं इनको। 1 मिनट कीर्ति झा आजाद साहब को जवाब दे लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा। जी कीर्ति झा। पार्टियां हैं, गुहार लगाती हैं और फौरन शाजिया जी मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है तो कीर्ति आजाद जी का जवाब सुन लीजिए, फिर टिप्पणी दीजिएगा। मैं आपका ऑडियो डाउन कर रही हूँ। कीर्ति जी, कभी आप बताइए कहीं पे भी ऑपोजिशन ने जर्मनी के ऑपोजिशन के बारे में आप सोच सकती हैं ऐसा? पाकिस्तान कीर्ति जी, ऑडियो कहाँ डाउन हुआ है? जी कीर्ति, हाँ अब डाउन हो गया। आपने एक बात कही कि ममता बनर्जी जी ने ये कहा कि रामनवमी में जुलूस चलने दूंगी, लेकिन अगर मुसलमानों के एरिया में कुछ गड़बड़ होगा तो मैं उसको बख्शूंगी नहीं। उन्होंने कुछ गलत कहा क्या? आपने उसके ऊपर ऐसी टिप्पणी की जैसा उन्होंने कुछ गलत कहा। इससे आग लगती है। क्या हम आपस सौहार्द में नहीं रह सकते हैं?
या क्या हमें हर बिंदु पर कोई ना कोई चीज निकाल करके आग लगाना जरूरी है? उस चिंगारी में घी डालना जरूरी है? मैंने मुझे पूछा कि उनको पहले से कैसे पता चला कि मुसलमान इलाकों में ही कुछ होगा, और करने वाले और जो उनका वाक्य था उससे ऐसा प्रतीत होता है कि उनको कहीं ना कहीं डर था कि जो जुलूस निकालने वाले हिंदू होंगे वो कोई प्रहार करेंगे। मैंने सिर्फ इसलिए पूछा, और इस पर आप मतलब इंटरप्रिटेशन से आपके उस पे मैंने देखा टेलीविजन पे इतनी बढ़िया आपने इतना बढ़िया कवरेज किया उसके ऊपर, जिसमें डंडे, फरसे, तलवार, भाले, बंदूक बनी हुई सब आई दिख रही थी। फिर ऐसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। आप तो 3 दशक से कर रही हैं, एक वरिष्ठ पत्रकारिता में हैं आप, एक वरिष्ठ पत्रकार पुलिस थी, रोक लेते, आप ही की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर आपका है, ये होना ही नहीं चाहिए था। कमाल है, नागजनी की नौबत आनी क्यों चाहिए? मैं तो ये सवाल पूछ रही हूँ, ये सवाल पूछना भी, ये सवाल पूछना भी 5 आदमी चल रहे हो, मैं बीच में से गोली चला दूं तो पुलिस क्या कर लेगी? चलिए मैं कहा मना कर, अवश्य ये सवाल पूछना भी अलाउड नहीं है। शाजिया इल्मी जी, ममता जी कहें तो सब ठीक है, बाकी सवाल कोई भी पूछने की इजाजत किसी को नहीं है। तब लोकतंत्र जो है वो बहुत तरक्की करता है। शाजिया जी जवाब दीजिए। देखिए कीर्ति जी, आप हम सब लोगों ने सुना ममता जी ने क्या कहा। अगर आप लगातार सिर्फ एक समुदाय की बात करेंगे और सिर्फ वोट बैंक के लिए और उसी पुरानी ढर्रे पे चलने वाली राजनीति के आधार पर डिबेट करवा उसी को एक विक्टिम का की तरह से देखेंगे और एक दूसरी समुदाय को, हिंदुओं को हमेशा आप देखेंगे पहले से ही प्रीसेट नोशन की तरह कि वो जो है वो प्रेडेटर हैं या वो ही करेंगे, तो ये गलत है ना। सेक्युलरिज्म का मतलब क्या है? हर एक इंसान की बराबर सी कीमत है, बराबर की वैल्यू है। तो ये प्री सपोज करना, ये पहले से पूर्वाग्रह करना और मानना कि अगर कि मुसलमानों के घर के कुछ खराब नहीं होना चाहिए, यानी कि जो कुछ भी हानि पहुंचाएगा वो हमारा हिंदू भाई पहुंचाएगा। या आप मुसलमान और हिंदू कैसे भाई रह सकते हैं? मैं हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहती, मैं बिल्कुल हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहती। मेरे लिए इस देश में रहने सभी लोग, इस देश में रहने वाले सभी लोग इस देश के नागरिक हैं। मैं कह रही हूँ आगजनी कहीं पर नहीं होनी चाहिए, किसी एरिया में नहीं होनी चाहिए, और कोई एरिया किसी एक समुदाय का नहीं होता। पूरा राज्य, पूरा देश हर हिंदुस्तानी का है। सवाल ये है कि एक पर प्रश्न पूछो तो ठीक है, दूसरे पर प्रश्न पूछो तो कहा जाता है कि आपको सोच समझ के प्रश्न पूछना चाहिए। कीर्ति आजाद जी, मेरा सिर्फ इतना ऑब्जेक्शन है कि प्रश्न पूछने की आजादी हर चीज पर होना चाहिए, और जिनका नाम ही आजाद हो वो दूसरों की आजादी पर रोक क्यों लगा रहे हैं प्रश्न पूछने के लिए? ये मेरा सवाल है। लेकिन पब्लिक के सवाल आ रहे हैं। राजन तिवारी लखनऊ यूपी से और नमित सिंह कानपुर उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं पब्लिक के ये सवाल। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती और सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी पर यही फैसला सुनाया होता, तो क्या आज कांग्रेस विदेशियों से मदद मांगती? जब CAA कानून बनने और आर्टिकल 370 के खत्म होने पर कुछ नहीं हुआ, तो राहुल के आयोग घोषित होने पर विदेशी दखल से क्या होगा? जवाब दीजिए तहसीन पूनावाला। नहीं, क्या जवाब दे? 370 और CA पे किसने कहा था किसी को ढक्कल देने को? किसी ने नहीं कहा था CA को मैं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रहा हूँ। लेकिन मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, बहुत जरूरी उसका सवाल सीधा सा था, कांग्रेस की सरकार में ऐसा फैसला आते तो आप क्या कहते कि लोकतंत्र खतरे में है? लेकिन ये जो सूरत कोर्ट का फैसला है, मैं सूरत कोर्ट के सामने अपना सर झुकाता हूँ, ये चैलेंज होगा और इस जजमेंट पे काफी प्रश्न हम इंतजार कर किस तरह से ट्रायल हुआ था। मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज कहनी है, अगर आप मुझे इजाजत दे प्लीज, मुझे 10 सेकंड में। यहाँ पर अनुराग जी, सुशांत जी, कीर्ति आजाद जी सभी हिंदू है। कोई किसी का ये केस नहीं कि हिंदू मुसलमान को अटैक करता। अटैक करने वाले भाजपा है और भाजपा के लोग हैं।
ये मुल्क सेक्युलर है क्योंकि हिंदू सेक्युलर है, लेकिन भाजपा वाले एक चीज सोचे नाविका जी, जहां जहां दंगे होते दूसरी साइड पे भाजपा वाले क्यों रहते हैं? हर साइड, उत्तर प्रदेश में दंगे दूसरी साइड पे भाजपा वाले, वेस्ट बंगाल में दंगे दूसरी साइड पे भाजपा वाले, राजस्थान में दंगे दूसरी साइड पे भाजपा वाले, क्या कहना चाह रहे हैं? दंगे दूसरी साइड पे भाजपा वाले। नहीं तहसीन, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि भाजपा है किसी तरह की हिंसा करने वाले? जवाब दीजिए। ये आपकी नफरत से भरा बयान नहीं है आपका कोई, और आपको लगता है ऐसे बयानों के बाद सौहार्द हो सकता है? ये उकसाने भड़काने वाली बात नहीं है आपकी। अरे हर दंगे में दूसरी साइड पे भाजपा के समर्थक क्यों रहते हैं? आप कुछ भी बोल सकते कहीं पर भी दंगा हो जाए, क्योंकि नहीं, आप कुछ भी एक पार्टी के बारे में आप कुछ भी बोल देंगे, भाजपा के समर्थक दंगे कुछ लेना देना तथ्यों से नहीं होगा। मुसलमान कौन से दंगे करते वो भी भाजपा के लोग हैं, और आप जलील करेंगे ऐसी बातें कहकर जो बिल्कुल पूरी तरह से गलत हो, और आप इस तरह के इल्जाम लगाएंगे भाजपा का फायदा होता है ना कांग्रेस का फायदा। अगर कोई गलत करेगा भाजपा करेगा। इतने सालों से कितने माफ कीजिएगा, स्वीपिंग स्टेटमेंट से किसी का भला नहीं होता, तथ्यों के आधार पर बात हो। अगर आपके पास सबूत है कि इसमें किसी पार्टी का कोई दखल है तो सबूत सामने लाइए। बिना तथ्यों के किसी को किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए, कम से कम इस चैनल पर इसकी इजाजत नहीं है। पब्लिक के और भी सवाल आ रहे हैं। अतुल सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, पूछ रहे हैं अगर राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र में विदेशी ताकत की हस्तक्षेप नहीं चाहते तो आज जर्मनी को ट्वीट कर दखल देने से मना क्यों नहीं किया? तहसीन पूनावाला इसका जवाब देंगे? हाँ, इसको मैं मानता हूं कि कांग्रेस को साफ कहना चाहिए था कि ये एक्सेप्टेबल नहीं, और दिग्विजय जी के स्टेटमेंट से कांग्रेस को अपने आप को दूर रखना चाहिए था। मैं इसमें बिल्कुल अग्री करता हूं। हमारे अंदरूनी कोई भी डिफरेंसेस हो, लेकिन कोई भी फॉरेन इंटरफेरेंस नहीं चलेगा और दिग्विजय सिंह जी को उस बयान को नहीं देना चाहिए। कीर्ति आजाद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल ये कहना चाहता हूं कि अभी तक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने जर्मन एम्बेसी से बात क्यों नहीं की है और क्यों नहीं उनको कहा है कि आप हमारे आंतरिक मामले में दखल न दें। आपको देखना है, देखिए दुनिया देख रही है, लेकिन आप हमारे आंतरिक मामले में दखल देकर यह नहीं कर सकते कि आगे के हम क्या कार्रवाई करने वो हम करेंगे। अभी तक भारत सरकार ने ये ढिलाई क्यों की है? मेरा प्रश्न भारत सरकार से है, क्यों नहीं उसका वैलिड क्वेश्चन जी। जो बात उन्होंने बोली, आजाद साहब ने बोली, वही बात मैं कह रहा हूं। सरकार अपनी जिम्मेदारी से हर चीज में भागती क्यों है? भाई ये तो सरकार की जिम्मेदारी है ना कि एम्बेसी को पूछे, भाई ये मेरा देश है, ये काम सरकार करेगी, विपक्ष के तो थोड़ी करेगा, सरकार करे। उसके एम्बेसडर को बुलाए, पूछे कि आप मेरे यहाँ इंटरफेयर क्यों करते हो, तो सरकार इस जिम्मेदारी से ही भाग जाएगी क्या? मुझे लगता है आपको बताने की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। सुशांत सरीन जी, वैलिड सवाल है, क्या हमारी सरकार को, केंद्र सरकार को अब तक कोई ऑब्जेक्शन वहां फाइल करना चाहिए जर्मनी और अमेरिका के सामने? नाविका, एक तो मैं सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, तो मेरे को नहीं पता सरकार क्या करेगी नहीं करेगी, लेकिन मैं एक आंकलन जरूर लगा सकता हूं। और मेरा आंकलन ये है कि क्योंकि दोनों अमेरिका और ब्रिटेन में, जर्मनी में ये जो बयान आया वो एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये बात बोली, तो उस पर कोई इस तरीके की प्रोटेस्ट करना मेरे ख्याल शायद नहीं बनता। अगर ये एक औपचारिक तौर पर एक स्टेटमेंट वहां से आती, जर्मनी से, अमेरिका से या दुनिया के किसी भी और देश से, तो फिर सरकार उसका खंडन भी करती, उनको बुलाती भी, उस पर प्रोटेस्ट भी लॉन्च करती और तमाम वो चीजें होती। लेकिन क्योंकि वो नहीं हुआ, इसलिए अब देखिए ना, जैसे जब भारत के दूतावास के ऊपर हमला हुआ था ब्रिटेन में या कनाडा में, जो भारतीय लोगों के ऊपर हमला हुआ था, तो फिर उनके जो राजदूत थे उनको बुला करके फटकार लगाई गई। तो वो एक औपचारिक चीज थी जिस पर किया गया, लेकिन ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने एक ये टिप्पणी की है, उस पर शायद भारत सरकार यही बेहतर समझती है कि इस पर अभी हमको रिस्पॉन्ड करने की जरूरत नहीं, लेकिन ये मेरा आंकलन है। गोरखपुर से प्रमोद कुमार सिंह का सवाल है, दिग्विजय सिंह का थैंक यू बोलना क्या ये नहीं दर्शाता कि ये सब कुछ पहले से ही सुनियोजित था, एक टूलकिट का हिस्सा था? ये सवाल बहुत से लोगों ने पूछा है और मैं कीर्ति झा आजाद साहब आपसे पूछना चाहती हूं, क्या ये कोइंसिडेंस है कि जॉर्ज सोरोस साहब कुछ समय पहले, कुछ हफ्तों पहले ही उनका एक स्टेटमेंट आया था कि डेमोक्रेटिक रिवाइवल करें, और फिर उसके बाद इस तरह के बयान आते हैं, यहां कांग्रेस पार्टी थैंक यू कहती है, दर्शक पूछ रहे हैं कि सुनियोजित तो नहीं है ये सब कुछ?
सुशांत सिंह जी ने तो अभी बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि किसी प्रश्न के जवाब में उन्होंने उसके बात को कहा है, तो इसका मतलब हमारा जो डिबेट हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। फिर जर्मन एम्बेसी से भारत सरकार पूछेगी नहीं और पूछेगी कांग्रेस उसके अंदर, इसका मतलब तो ये बात हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? तो उसने किसी के जवाब में कुछ भी कहा हो जो भारत की स्वायत्तता पर किसी प्रकार का भी हमला करता हो, तो ऐसे में भारत सरकार के विदेश मंत्रालय को अवश्य पूछना चाहिए और स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि क्या बात है। शाज़िया इल्मी जी, मुझे लगता है निर्मला सीतारमण जी ने बहुत ही साफ तौर पर जब दिग्विजय सिंह का ट्वीट पर जवाब दिया है, और वो बहुत ही सही जवाब है कि राहुल गांधी जी जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ बहुत ही अस्पष्ट मसौदे पर एक तरह से करार साइन करते हैं जिसके बारे में किसी को अब तक पता नहीं है वो क्या है, और फिर बाकायदा शुक्रिया अदा करते हैं उन्हीं के दरबारी लोग सारे जर्मनी को, तो साफ दिखता है कि कौन कितना फॉरेन हस्तक्षेप चाहता है। जाहिर सी बात है भारत में कुछ होना है नहीं। भारत का ना तो वोटर ना नागरिक को किसी भी तरह से उनसे ना तो सहानुभूति है या हमदर्दी है, तो बेचारे हाय तौबा लेकर ये पूरा राग अलाप रहे हैं देश विदेश। भारत में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या ये काफी है? या भारत को अपनी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ऑब्जेक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए? ये दो अलग मुद्दे हैं। जिस चीज पर वोट ना मिलने हो, जिस चीज पर राजनीतिक लाभ या क्षति ना हो, उस पर हम ध्यान ही नहीं देंगे, ये कम से कम आर्ग्यूमेंट नहीं हो सकता। अपने हिसाब से जो उसको एक्शन लेना होगा वो लेगा। नाविका जी, शाहजहा जी से एक प्रश्न पूछो। और इससे पहले कि आप प्रश्न पूछे और पब्लिक के सवाल मेरे सामने है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, देश की अदालत पर अविश्वास और विदेशी शक्ति से प्यार, क्या यही भारत जोड़ो यात्रा का संदेश है? तहसीन पूनावाला सुनिए। अगला सवाल पुणे से विजय कुमार का है, कह रहे हैं पाकिस्तान जाकर मोदी को हटाने की बात करेंगे आपके नेता, चीन के साथ गुपचुप तरीके से एमओयू करेगी आपकी पार्टी के और नेता साइन करेंगे, लंदन जाकर बार बार भारत के लोकतंत्र पर हमला आपकी पार्टी के नेता करते हैं और यहां आकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। कांग्रेस की कथनी और करनी में इतना फर्क क्यों है? तहसीन जी, कटनी और करनी में फर्क सिर्फ वर्तमान सरकार का है। चलो मैं मान लेता हूं 1 मिनट 10 सेकंड के लिए आपके शो पे, कांग्रेस गलत है, देशद्रोही है, देश के खिलाफ है, लेकिन चीन ने तो हमारे सैनिकों पर अटैक किया, हमारे सैनिकों को शहीद किया। कितनी बार चाइनीज एम्बेसडर को बुलाया माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, कितनी बार उनके मुख से चीन का नाम निकला। मैं तो कह रहा हूं कांग्रेस खराब, ममता जी खराब, अखिलेश यादव जी खराब, मोदी जी तो अच्छे। चीन के एम्बेसडर को एक बार भी समन किया, एक बार भी समन किया। जो मिलिट्री एंगेजमेंट हो रहा है वो शायद आप भूल गए हैं। सुशांत सरीन जी बॉर्डर पर मिलिट्री लेवल पर 17 या 18 बैठकें हो चुकी हैं। शायद तहसीन पूनावाला जी को इल्म नहीं है इनके बारे में, ये एम्बेसडर बुलवाना चाहते हैं। आपको लगता है ये ठीक सवाल है? उल्टा ये नाविका, हम बार बार वही लकीर बार बार पीटते जा रहे हैं, और तहसीन और हमारा इस पर डिबेट भी कई बार हो चुका है। अब ये बार बार मोदी जी चीन का नाम क्यों नहीं ले रहे? भाई शी जिनपिंग ने भारत का नाम कितनी बार लिया, जरा बताइए ना। तो हम ऐसे लेते रहे, वो बाकी लोग कर रहे हैं। ये अपने जयशंकर साहब जो हैं, कितनी बारी उन्होंने और कितने स्पष्ट तौर से उन्होंने चीन को बता दिया है कि अगर आप, जब तक आपका रवैया नहीं बदलेगा और आपकी नीतियां नहीं बदलेंगी, तब तक आपसे साथ हमारा कोई लेना देना नॉर्मल नहीं हो सकता। कितनी बारी और बोले, क्या छत पे कूद करके बोलना शुरू कर दे? ये कैसे बचकानी बातें कर रहे हैं अब। और जो मैंने पहले कहा उसको भी ये लोग समझे नहीं, क्योंकि कूटनीति और राजनीति में काफी फर्क होता है। कूटनीति में एक तरीका होता है, एक औपचारिकता होती है, उसके हिसाब से ये जो डिबेट हो रहा है हमारा, ये इसलिए डिबेट ज्यादा हो रहा है क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने उस बयान का स्वागत किया और उस हस्तक्षेप का स्वागत किया, और चाहते हैं कि दुनिया भर के लोग भारत के संविधान के ऊपर, भारत की कानून प्रणाली के ऊपर, भारत की डेमोक्रेसी के ऊपर अपना अपना हिस्सा डालें।
इसलिए ये डिबेट हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा कि किसी ने एक बयान दे दिया। जी पर हम बिल्कुल भी जर्मनी को कोई मैसेज नहीं भेज रहे, अमेरिका को कोई मैसेज नहीं भेज रहे। हम बात कर रहे हैं कि यहां के देश के अंदर क्या हो रहा है। अब राहुल गांधी जी कोर्ट उच्च न्यायालय जाएंगे नहीं, वो अपने सूरत कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज करेंगे नहीं, वो हमेशा यही कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है। यह कहां तक सही है? सवाल इस बात का है। आज अपने सारे पैनलिस्ट को मैं इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए बहुत धन्यवाद करना चाहती हूं, पर अपना नजरिया अपने दर्शकों के साथ भी शेयर करना चाहती हूं। भारत की स्वतंत्र विदेश नीति पंडित नेहरू के जमाने से है। मुझे लगता है कि किसी सरकार ने इस पर आंच नहीं आने दी, लेकिन पिछले कुछ सालों में घरेलू राजनीति पर विदेशी मदद लेने की मंशा सामने आई है। चाहे सीएए विरोधी प्रदर्शन हो रहे हों या किसान आंदोलन का मसला हो, जिस तरह से इन मुद्दों को उछाला गया है, उन पर विदेशी सरकारों की प्रतिक्रियाएं आई थी। अब राहुल गांधी का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय बन रहा है। यह स्थिति उनके लिए भी सही नहीं जो इस पर आज खुश हो रहे हैं, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है। क्या पता लोकतंत्र में कल उन्हीं को मौका मिले जो आज विपक्ष में हैं, तो तब जनता को क्या जवाब देंगे? क्या इसके बारे में कुछ सोचा है? यही है आज सवाल पब्लिक का।